नमस्कार मित्रों, इस अध्याय में हम समूहों द्वारा विस्तार कैसे हो इस पर प्रकाश डालेंगे। इसमें विशेषकर समूहों द्वारा विस्तार क्या है, समूहों का गठन कैसे होता है, उनका सफलतापूर्वक परिचालन कैसे होता है, कार्य निष्पादन कैसे होता है और यदि आपसी टकराव हो जाते हैं तो उसके प्रबंधन की शैली क्या होती है, इन पर विशेष चर्चा करेंगे। ये धीरे धीरे जो प्रसार कार्यकर्ता हैं और किसान भाई हैं, उनके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, उनका अनुपात बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में और ज़रूरी हो गया है कि हम समूह के द्वारा प्रसार कार्य करें। मित्रों, अब ये भी समय आ गया है कि जो संभव हो, जो उग रहा हो, उसका उत्पादन नहीं करना है, बल्कि वो चीज़ उगानी है, वो चीज़ पैदा करनी है जिसकी बाज़ार में मांग है। और ये जो किसानों के पैदावार की स्थिति है उसको हमें बाज़ार से जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए बाज़ार की जानकारी, बाज़ार की शक्तियों की भी जानकारी हमें करनी होगी। मात्रा भी बढ़ानी होगी, उच्च गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी। और ये मित्रों तभी होता है जब 7 लोग मिलके काम कर लेते हैं तो गुणवत्ता भी उत्पादन की बढ़ जाती है और मात्रा भी बढ़ जाती है। और अगर वो बड़ी मात्रा में अगर बाज़ार में कोई चीज़ जाती है तो उसका अच्छा भाव मिल जाता है। इस तरह से हमें जो छोटे आढ़तिया, बड़े आढ़तिया, जो बीच के आढ़तिया हैं, उनसे किसानों को हम बचा भी लेते हैं और सीधे हम उनके एक अधिक मात्रा को बाज़ार में ले जाके अच्छा भाव भी हम ले लेते हैं। इन परिस्थितियों में मित्रों, किसानों को हमें समूहों में, सेल्फ हेल्प समूह कहते हैं, कॉमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप है, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है, इन समूह में हमें संगठित करना होगा और इन्हीं समूहों के माध्यम से प्रसार कार्यों को करना होगा। इसी को हम लोग कहते हैं समूहों द्वारा विस्तार या प्रसार कार्य या ग्रुप लेड एक्सटेंशन। लाभ क्या क्या है मित्रों, अगर आप देखें कि समूहों के द्वारा क्या लाभ अपेक्षित हैं। लागत कम होती है और निश्चित रूप से जब लागत कम होती है तो आमदनी बढ़ती है। समूह के सदस्य वो पा सकते हैं जो अकेले रह के नहीं पाते और कार्यों का बंटवारा हो जाता है। किसान अपने कृषि उपकरण, मशीनरी इत्यादि साधनों को साझा कर सकते हैं, संगठित होकर सेवा प्रदाताओं तक पहुंच सकते हैं, दबाव समूह के रूप में काम कर सकते हैं, मांग सेवा के रूप में काम कर सकते हैं। और यही नहीं, जो कुल लाभ मिलते हैं वो लाभ एक प्रत्यक्ष रूप से बांट भी लेते हैं, जैसे पानी है, टैंक है, नर्सरी है। समूह ऐसे व्यक्तियों की मदद भी करता है जो उसमें सबसे कमज़ोर होते हैं, निर्धनतम होते हैं। उनको रोजी रोटी करने के लिए उनको जो है हम कुछ न कुछ जो है मदद भी देते हैं। छोटे छोटे सब समूह भी बन जाते हैं और उनको एक एक काम भी वो बांट लेते हैं। व्यापारियों और कंपनियों के साथ किसानियों का जो मोल भाव करने की ताकत है वो भी बढ़ जाती है और इस तरह से एक निरंतर रूप से उनका लाभ बढ़ता जाता है। यही नहीं, सरकारी क्षेत्र की जो विस्तार कार्यक्रम है उनकी लागत भी कम हो जाती है। NGOs हैं, सेवा संगठन हैं, बैंक हैं, उनसे सीधे अनुरोध हो सकता है। टीम भावनाओं से काम करने में एक अच्छा माहौल बनता है। क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, इसके अंतर को हम समझ सकते हैं। किसान अपने वास्तविक स्वरूप और कपोल कल्पित स्वरूप के अंतर को भी समझ सकता है। किसी सदस्य पर आकस्मिक अगर कोई विपदा आ जाती है तो सब लोग उसकी मदद कर देते हैं और इस तरह से एक आपसी सुरक्षा का एक वातावरण बनता है। और इस तरह से धीरे धीरे अगर लाभ मिलना शुरू होता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु भी लोगों को अवसर प्रदान होता है। अब मित्रों, समय आता है कि समूह कितने प्रकार के होते हैं। मैं स्पष्ट करूं कि समूह 2 प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक समूह, ये छोटे समूह हैं, कम समय के लिए बनाए जाते हैं और इनमें सदस्य परमानेंट नहीं होते, आते जाते रहते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह, कृषक हित समूह, वस्तु हित समूह
और दूसरे जो औपचारिक समूह बनते हैं ये एक लंबी अवधि के लिए बनते हैं, इनका लंबा फॉर्मेट होता है, बड़ी संरचना होती है और इसमें एक परमानेंट सदस्य होते हैं जो कि जो कम समय के लिए नहीं होते। और उनके उदाहरण के रूप में अगर आप जानना चाहें, जैसे रायतू मित्र समूह हैं जो आंध्र प्रदेश में बहुत काम कर रहे हैं, जल उपभोक्ता समूह हैं, किसान क्लब हैं, बैंकों द्वारा जो किसान क्लब बनाए जा रहे हैं, नाबार्ड द्वारा जो समूह बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं वो दो ही हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। समूह निर्माण बहुत कठिन प्रक्रिया है और इसमें अगर सफलतापूर्वक अगर आप समूह का निर्माण करना चाहते हैं तो 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है फॉर्मिंग, यानी उनका निर्माण करना। उनको किसानों को इकट्ठा करिए, उनको बताइए कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और उसी के इर्द गिर्द जो है लोगों को इकट्ठा करके समूह बनाइए। तो धीरे धीरे समूह बनने लगते हैं। उसके लाभ बताइए। जब लोग आपस में मिलते हैं और समूह का निर्माण होने लगता है तो टकराव भी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी तो बहुत हानि होगी, हमारा नेता कौन होगा, बैंक में अकाउंट किसके माध्यम से खुलेगा। तो ये स्टेज कहलाती है स्टॉर्मिंग स्टेज, है हंगामेदार चरण जिसको बोलते हैं, कि आपस में टकराव होता है। लेकिन हमारी आपकी समझबूझ अगर अच्छी है, उनको ये हम स्पष्ट करते हैं कि ज़रूर आपको लाभ होगा, तो धीरे धीरे ये सारे जो हंगामे होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो असहमतियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती हैं और ये स्टेज भी पार हो जाती है। मित्रों, तीसरा जो चरण होता है वो नॉर्मिंग का होता है। उनके नियम कानून बनाना, कुल सदस्य कितने होंगे, कितना कितना वो जो है प्रति सप्ताह या प्रति महीने कितने कितने पैसे जमा करेंगे, किस बैंक में अकाउंट होगा, उनका नेता कौन होगा, उनका सचिव कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, बैठकें कब कब होंगी, निर्णय कैसे लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्मिंग स्टेज में आती हैं। इसको कहते हैं कि नियम बनाने का चरण। और मित्रों, जब ये तीनों चरण समाप्त हो जाते हैं तो निष्पादन का चरण आता है, जिसको कहते हैं परफॉर्मिंग। और जब सब काम शुरू होता है और काम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, निश्चित रूप से जब समूहों को लाभ मिलता है, सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं, तो उनकी और रुचि बढ़ती है और धीरे धीरे उनमें और मेल मिलाप बढ़ता है। और लेकिन मित्रों, ये आप स्पष्ट अपने दिमाग में रख लें कि ये समूह तभी तक चलते हैं जब तक सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ लाभ होता है। अगर ये लाभ नहीं होगा तो समूह ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं होते। कोशिश ये करनी चाहिए कि उनमें ऐसी एक्टिविटी शुरू करें, ऐसे कार्यक्रम शुरू करें जिससे उनको 2 पैसे बचें। और अगर नहीं बचेंगे तो समूह ज़्यादा टिकाऊ नहीं बन पाएंगे। ये जो स्टेज होती है निष्पादन की, जो चरण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी पर सब कुछ उनका भविष्य टिका होता है। कोशिश करें अगर असहमतियाँ आए तो उनका भी निवारण करें। अगर किसी तरह से समूह चलने में बहुत कठिनाई है, कोशिश करिए कि वो चलते रहें। अगर बहुत कठिनाई है तो अंतिम स्टेज होती है जिसको बोलते हैं एडजॉर्निंग स्टेज, यानी स्थगन चरण। स्थगन चरण का मतलब ये होता है कि अगर कोई समूह ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसका टूटना ही है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा आपका उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसको जितने उसके आपसी विवाद हैं, जितनी असहमतियां हैं, उनको हम समाप्त कर दें। पैसा अगर कोई बैंक में है तो बैंक अकाउंट समाप्त करके उनमें बांट दें। अगर किसी का ऋण जो है अदायगी बाकी है तो उसकी ऋण अदायगी की कोशिश करें। अगर ये समस्याएं नहीं सुलझी और इसी तरह से वो समूह समाप्त हो गया तो भविष्य के लिए एक बड़ा झगड़े का कारण भी बनता है और उस गांव में दोबारा कोई समूह बन नहीं पाते। तो इस तरह से मित्रों 5 फॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज और एडजॉर्निंग स्टेज, ये 5 स्टेजेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। और अगर ये 4 स्टेज प्रथम आपकी सफलतापूर्वक चल गई तो एडजॉर्निंग की स्थिति नहीं आती और वो समूह टिकाऊ होते हैं। इसके अलावा चलते कैसे हैं या उनको चलाने का जो संचालन का तरीका है वो भी हमें उसमें भी सुधार करना पड़ता है। और तमाम ऐसे कारण होते हैं, तमाम ऐसी ताकतें होती हैं, कुछ भौतिक कारण होते हैं, कुछ नैतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। ये तमाम ऐसे कारण हैं जो कि एक फोर्स डालते रहते हैं, एक तनाव पैदा करते रहते हैं और इसी को हम कहते हैं समूहों की गतिशीलता बढ़ाना।
और गतिशीलता तभी बढ़ती है जब भागीदारी बहुत अच्छी होती है। अगर समूह में 25 सदस्य हैं तो 25 सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए, काम में भी, निर्णयों में भी, लोनिंग में भी, सारे जितने क्रियाकलाप होते हैं उसमें सभी की भागीदारी होती है। ये मैं मानता हूँ कि कुछ सदस्य पैसिव होते हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनकी साझेदारी जो है हम लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है कि उनका नेता कौन है, कैसे उनको आगे बढ़ा रहा है, उनकी नीतियाँ क्या हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सामूहिक निर्णय लेना, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अगर सामूहिक निर्णय सही हो जाता है तो हमारे समूह चलते रहते हैं। निर्णय लेने में भी 5 चरण होते हैं। समस्या की पहचान, फिर वैकल्पिक उपाय ढूंढना कि ये समस्या का उपाय क्या है, उपायों का मूल्यांकन करना और सबसे अच्छे विकल्प को चुनना। उसमें जितने भी मूल्यांकन करते समय आप जितने उपाय आते हैं तो उसमें सोचते हैं कि सबसे अच्छा उपाय क्या है और फिर उसको कार्यान्वित करके उस पर निगरानी करना। इसके अलावा निर्णय लेने के भी तमाम लोकप्रिय तरीके हैं। एक तरीका होता है डिसीजन बाय लैक ऑफ रिस्पॉन्स, जवाबदेही की कमी वाला निर्णय। एक निर्णय होता है प्राधिकार का निर्णय है कि हमें ये अधिकार है, अध्यक्ष को आपने अधिकार दे रखा है तो अध्यक्ष निर्णय लेगा। एक होता है डिसीजन बाय माइनॉरिटी, 2 लोगों ने कहा कि साहब ऐसा होना है, बाद बाकी लोगों ने कहा ठीक है होने दीजिए, तो ये माइनॉरिटी निर्णय कहलाता है। बहुमत का निर्णय, जो ज़्यादा लोग चाहते हैं वो निर्णय होता है। एक होता है सर्वसम्मति द्वारा निर्णय, डिसीजन बाय कंसेंसस। सर्वसम्मति ऐसी स्थिति है जहां अधिकांश सदस्य समर्थन के रूप में एक विकल्प प्रकट करते हैं, जो इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन वो विरोध करने वाले सदस्य जानते हैं कि हाँ मेरी भी बात सुनी गई है और तब ये निर्णय हुआ है। लिहाजा ये अधिकांश रूप से देखा गया है कि सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए जाते हैं समूह चलते रहते हैं। एक मत निर्णय होना ये सबसे अच्छा निर्णय होता है, लेकिन ये बहुत कठिन होता है। इसमें सारे सदस्य मिलकर एक राय देते हैं। कभी कभी ये सब चलते कार्यान्वित होते होते तमाम तरह के प्रोग्राम लेते लेते आपसी हित भी टकराव कर जाते हैं। लाभ हानि भी, किसी को लाभ हो गया किसी को हानि हो गई तो एक असहमति बन जाती है। तो ये जो असहमति का प्रबंधन है ये भी मित्रों बहुत ज़रूरी है। इसको भी हमें कहीं ना कहीं ठीक तरीके से इसका हमें निदान ढूंढना पड़ेगा, इसको समाप्त करना पड़ेगा। तरीका क्या है? असहमति के कारणों की पहचान, कि आप ये देखें कि ये मनमुटाव है क्यों, इनका आपस का झगड़ा क्यों है। फिर उनकी समस्याओं के उपाय, कि अगर ये झगड़ा है, ये समस्या है तो इसका कोई निदान निकल सकता है, और अगर निदान निकल सकता है तो आप समझौता करा दें। समझौते में 3 स्थितियां आती हैं। एक होता है जीत हार, जैसे अगर समूह दो गुट बन गए हैं तो एक जीत जाता है, एक की हार होती है। अगर ये जीत हार का समझौता होता है तो मित्रों ये नहीं ज़्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि अगर किसी मजबूरी में उन्होंने मान भी लिया तो जो लोग हारते हैं वो बदला लेने की सोचते रहते हैं। तो कोशिश ये हो कि जीत हार वाला फैसला ना हो, जीत हार वाला समझौता ना हो। दूसरा होता है लूज लूज। लूज लूज का तात्पर्य होता है मित्रों कि दोनों गुटों को हानि हुई। मजबूरी में ये भी समझौता करते हैं कि साहब हमें अगर लाभ नहीं हुआ तो इसको भी नहीं हुआ, और लोग मान भी जाते हैं। लेकिन ये भी एक दबी आग होती है जो धीरे धीरे सुलगती रहती है और कभी ना कभी विस्फोट कर देती है, तो इसको भी हमें बचना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है विन विन, यानी लाभ लाभ, कि अगर दोनों समूहों को किसी तरह से ऐसी स्थिति पैदा करें कि दोनों समूहों को महसूस हो कि हमें लाभ हो रहा है, तो ये समझौता सबसे अच्छा होता है। और अगर ये समझौता हो गया तो ये टिकाऊ रहता है और बराबर चलता रहता है। इस तरह से मित्रों हम अगर समूह चलाएं, गतिशीलता रखें, इस तरह से हम जो असहमतियां हैं उनका प्रबंधन करते रहें, तो निश्चित रूप से समूह चलते हैं, सबको समान लाभ मिलता है और टिकाऊ रहते हैं। अब एक स्थिति और आती है कि इनको क्षमता विकास कैसे इनका हो। तो क्षमता विकास के लिए मित्रों जरूरी है, क्षमता विकास हम करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उस काम को करने के लिए उनको जो तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, उन्नतशील तरीके हैं, जो स्किल हैं, जो कौशल हैं, वो हम उनको दें, बताएं और उनको उनसे अवगत कराएं, और उनका प्रयोग करके वो अगर ज़्यादा लाभ ले लेते हैं, ज़्यादा फायदा ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कहलाती है।
इसके जो क्षमता निर्माण है, इसमें हम उनकी कमज़ोरियों की, उनके फेलियर्स की ये पहचान करते हैं कि ये समूह चल क्यों नहीं रहा, इसमें आकर दिक्कत क्या है। तो अगर जो दिक्कत होती है उसको हटाने के लिए अगर उनका हम क्षमता का विकास करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जो भी हम नियोजन करें उसमें सबकी भागीदारी अगर सुनिश्चित की जाती है तो निश्चित रूप से जो है उनका क्षमता विकास सबका हो जाता है। देखिए, इसमें 4 स्टेज होती हैं क्षमता विकास में। शक्ति प्रदान करना, शक्ति प्रदान करने का मतलब उनको ज्ञान देना, उनको कौशल देना, ताकि एक उनको ऐसी शक्तियां मिलें कि जिससे वो, और उसके बाद सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि उनमें विश्वास जागृत हो, उनमें आत्मसम्मान बढ़े, और अगर ये बढ़ता है तो वो अपने को एम्पावर्ड फील करते हैं। फिर निर्णय लेना, जो निर्णय के तरीके हैं, सर्ववान निर्णय लेना, और फिर आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का दोस्तों तात्पर्य ये है कि समूह अपने आप खड़े हों, अपने बल पर खड़े हों, अपने परिश्रम से खड़े हों, किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत ना हो, किसी बाहरी दबाव की ज़रूरत ना हो, किसी फैसिलिटेटर की ज़रूरत ना हो। और इसके लिए हमें प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना पड़ता है। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे तैयार हो, क्या हम उसमें से बिंदु लें, इसके लिए हमें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के आंकलन की स्थिति हमें करनी पड़ती है। और ये ग्रुप डिस्कशन से, ब्रेन स्टॉर्मिंग से, जो प्रश्नावली तैयार करके अगर ये देखें कि इनको किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनका आपसी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या उनको टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, तो इस तरह से अगर हम उनको ये बना लेते हैं। और ये जो है आपकी 4 सिद्धांत हैं स्मार्ट: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। विशिष्ट, मानने योग्य, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थ। और इस तरह से इन्हीं के बेसिस पे फिर हम एक कार्यक्रम बना देते हैं। और जब कार्यक्रम बन जाता है तो उस कार्यक्रम के अनुसार उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद उनका निश्चित रूप से एक जो क्षमता विकास होता है, और अगर अच्छा क्षमता विकास हो गया है तो समूह टिकाऊ होके चलते हैं। साथियों, अब धीरे धीरे जोतें कम हो रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, और जब जोतें छोटी हो जाती हैं तो उनकी लागत ज़्यादा आती है, उत्पादन की लागत कम होती है। अब समय आ गया है कि हमें समूह बनाने ही पड़ेंगे, और समूह के द्वारा हमें निश्चित रूप से प्रसार कार्य करना पड़ेगा। सरकारी जो हमारे प्रणालियां हैं उनको भी हमें कम करना पड़ेगा। मित्रों, ये सारी चीज़ें, इनकी विशेषताएं, इनका संचालन मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अगर इसके अतिरिक्त आपको किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, किसी तरह की अन्य जानकारी की ज़रूरत है, तो मैनेज के वेबसाइट पर आप जाएं, मैनेज के वेबसाइट से देखें, और जो मैनेज द्वारा साहित्य आपको भेजा गया है उस साहित्य को भी आप कंसल्ट करें। धन्यवाद।